हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। ये क्लास यूपी पीजीटी समाजशास्त्र से संबंधित है। 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी समाजशास्त्र। फर्स्ट क्वेश्चन है, दंड पर आधारित सामाजिक नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों का अध्ययन करें। ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं। इसे अनौपचारिक नियंत्रण कहते हैं, इसे प्रत्यक्ष नियंत्रण कहते हैं, इसे नकारात्मक नियंत्रण कहते हैं, इसे सकारात्मक नियंत्रण कहते हैं। दंड पर आधारित सामाजिक नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सही है। यहाँ ऑप्शन दिया, केवल 1 सही है, केवल 3 सही है, 2 तथा 3 सही है, 1 तथा 3 सही है। सामाजिक नियंत्रण के रूप में दंड पर आधारित, दंड पर आधारित सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार का होता है। इस अनौपचारिक, प्रत्यक्ष, नकारात्मक, सकारात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन 3। इसे प्रत्यक्ष नियंत्रण कहते हैं और इसे नकारात्मक नियंत्रण कहते हैं। 2 और 3 ऑप्शन सही है। सामाजिक नियंत्रण के रूप में दंड औपचारिक, प्रत्यक्ष तथा नकारात्मक अभिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रजाति को एक विशिष्ट प्राणीशास्त्रीय प्रत्यय माना है। क्रोवर, ग्रीन, मैकाइवर, उपरोक्त सभी ने। किसने प्रजाति को एक विशिष्ट प्राणीशास्त्रीय प्रत्यय माना है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, क्रोवर ने। क्रोवर ने प्रजाति को एक प्राणीशास्त्रीय अवधारणा मानते हुए इसका 3 भागों में वर्गीकरण किया है। पहला है कॉकेसाइड, दूसरा है मंगोलायड और तीसरा है निग्रोयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रजाति का निर्धारक नहीं है। त्वचा का रंग, जन्म स्थान, नासिका, केश। कौन प्रजाति का निर्धारक नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन 3, ऑप्शन 2, जन्म स्थान। क्योंकि एक ही प्रजाति के लोगों का जन्म स्थान एवं निवास भिन्न भिन्न हो सकता है। साथ ही त्वचा का रंग भी प्रजाति निर्धारण हेतु एक भ्रामक तथ्य है, क्योंकि यह भी भौगोलिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों से परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। मैक्स वेबर, दुर्खीम, मनु, ड्यूमा। पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा का प्रयोग दुर्खीम ने किया है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। दुर्खीम ने अपने धर्म संबंधी सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत विश्वास के 2 रूप बताए हैं, पवित्र विश्वास और दूषित विश्वास। पवित्र को उन्होंने धर्म के उदय का कारण बताया तथा अपवित्र को जादू और टोने के उदय का कारण बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। जब भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है, जब भौतिक संस्कृति
अभौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है? जब दोनों पीछे रह जाते हैं, जब दोनों में से कोई भी पीछे नहीं रहता है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है तो इस स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। W.F. आकबर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सभ्यता का अंग नहीं है? व्यापारिक बैंक, कविता एवं संगीत, विद्युत यंत्र, परमाणविक शक्ति। कौन सभ्यता का अंग नहीं है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। कविता एवं संगीत हमारे संस्कृति के अंग हैं, सभ्यता के अंग नहीं है। सभ्यता में मानव द्वारा निर्मित भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना है, यह किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर, एंथोनी गिडिंग्स, दुर्खीम, मैकाइवर। समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना है, यह किसने कहा है? राइट आंसर है एंथोनी गिडिंग्स, ऑप्शन सेकंड। गिडिंग्स ने समाज के संदर्भ में परिभाषा दी है, समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से सहसंबद्ध रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद में क्या निहित नहीं है? एक संस्कृति अच्छी अथवा बुरी दोनों ही है, यह पूर्ववर्तीता से संबंधित है, यह स्थान से संबंधित है, यह एक समूह के भूतकालीन पूर्वकल्पित विचारों से संबंधित है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद में क्या निहित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, एक संस्कृति अच्छी या बुरी दोनों है, इसका समावेश नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है, समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है, समाज तथा समुदाय दोनों मूर्त है, समाज तथा समुदाय दोनों अमूर्त है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, समुदाय मूर्त है और जबकि समाज अमूर्त है, क्योंकि समुदाय व्यक्तियों से बनता है और समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह प्रत्यय की विवेचना सर्वप्रथम किसने की? मर्टन, जॉनसन, हाइमन, कूले। संदर्भ समूह प्रत्यय की विवेचना किसने की सर्वप्रथम? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, H.H. हाइमन ने। संदर्भ समूह वह समूह होता है जिसका व्यक्ति स्वयं सदस्य तो नहीं होता किंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। हाइमन के पश्चात मर्टन ने संदर्भ समूह का विस्तृत अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति है? विवाह जुलूस, एक स्कूल, एक स्थानीय कल्याणकारी समिति। कौन एक समिति है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, एक स्थानीय कल्याणकारी समिति। विवाह एक संस्था है, विवाह जुलूस यह एक अस्थायी सामाजिक समूह है, और स्कूल ये समिति और संस्था दोनों में आता है।
एक कल्याणकारी समिति, ये सिर्फ समिति के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुदाय का कौन सा उदाहरण है? भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय समाज, श्रमिक संघ, वाराणसी के बंगाली ब्राह्मण। निम्नलिखित में से समुदाय का कौन सा उदाहरण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, वाराणसी के बंगाली ब्राह्मण। वाराणसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है तथा बंगाली ब्राह्मण के कारण इसकी भावना दोनों समुदाय के आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय आदर्शात्मक व्यवहार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक विचलित व्यवहार माना जाएगा? ऑप्शन है प्रतिबंधित स्तर के संबंधों में विवाह करना, जाति नियमों का पालन न करना, विधवा पुनर्विवाह का विरोध करना। वर्तमान बदलते आदर्शात्मक व्यवहार के अंतर्गत कौन सा विचलित व्यवहार माना जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रतिबंधित स्तर के संबंधों में विवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग, आय एवं जाति सभी उदाहरण हैं अर्जित परिस्थिति के, प्रदत्त परिस्थिति के, जैविक परिस्थिति के, सांस्कृतिक परिस्थिति। लिंग, आय और जाति ये किस तरह के उदाहरण हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण हैं ये। और अर्जित परिस्थिति में व्यक्ति अपनी योग्यता एवं कुशलता के आधार पर अपनी परिस्थिति को प्राप्त करता है। ये प्रदत्त परिस्थिति में जो उसे जन्म से प्राप्त होता है वो सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसातकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया, ऐतिहासिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। आत्मसातकरण एक आवश्यक रूप से एक, राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी संबंधों को 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला रक्त संबंधी और दूसरा मित्र संबंधी, परंपरा संबंधी, धन संबंधी, विवाह संबंधी। नातेदारी संबंधों को 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो पहला रक्त संबंधी है और दूसरा विवाह संबंधी है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी देशों में निम्नलिखित में से कौन सा आवास नियम साधारणतया पालन होता है? कौन से आवास नियम का साधारणतया पालन होता है? 9 स्थानीय, द्विस्थानीय, मातृस्थानीय, पितृस्थानीय। पश्चिमी देशों में पूछा है। तो पश्चिमी देशों में 9 स्थानीय नियम का पालन होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। इस आवास नियम के आधार पर इसके अंतर्गत पति एवं पत्नी पैतृक आवासों से अलग होकर अपना एक नया घर बनाकर रहना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक नातेदारी नहीं है? साले की पत्नी, जीजा, भाभी, साला। कौन द्वितीयक नातेदारी नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, साले की पत्नी। ये तृतीयक नातेदारी में आता है। और मर्डॉक ने तृतीयक नातेदारी का वर्णन 151 प्रकार में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उच्च सामाजिक स्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह
के व्यक्ति से होता है तो यह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? अंतर्विवाह, अधिमान्य विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। राइट आंसर है ऑप्शन 4 प्रतिलोम विवाह। यदि कन्या उच्च जात की होती है और पुरुष निम्न जात का होता है तो वो प्रतिलोम विवाह होता है, और यदि वर उच्च जात का होता है और वधू निम्न जात की होती है तो वह अनुलोम विवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध एक वंश नियमावली द्वारा निर्धारित नहीं होता है? एक व्यक्ति के समरक्त संबंध, संपत्ति हस्तांतरण, उत्तराधिकार रेखा, वैवाहिक संबंध। कौन सा संबंध एक वंश नियमावली द्वारा निर्धारित नहीं होता है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 वैवाहिक संबंध। इसका आधार रक्त न होकर विवाह संबंध होता है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण का तात्पर्य है सामाजिक न्याय, सामाजिक असमानता, सामाजिक अन्याय, सामाजिक समानता। सामाजिक स्थिरीकरण का तात्पर्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन 2 सामाजिक असमानता। स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों को थोड़े बहुत परिस्थितियों के उच्चता और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है। इसी असमानता के आधार पर ही स्थिरीकरण समाज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की उत्पत्ति मृत्यु के भय की भावना के कारण हुई, इच्छित कामनाओं के प्रत्युत्तर में हुई, समुदाय की सुरक्षा हेतु शक्ति के प्रत्युत्तर में हुई? कारण स्पष्ट नहीं है। धर्म की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 कारण स्पष्ट नहीं है, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति के विषय में कई समाजशास्त्रियों ने अलग अलग अपने विचार रखे हैं, तो कारण स्पष्ट नहीं है, ये ऑप्शन सही है। राइट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की भूमिका रही है मेल मिलाप करना, व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट लाना, विपत्ति में मनुष्यों को साहस प्रदान करना, उपरोक्त सभी। धर्म की भूमिका रही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या है? वृहद स्तर पर उत्पादन, धन एवं साख, व्यक्तिगत संपत्ति, लाभार्जन में लिप्त रहना। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 व्यक्तिगत संपत्ति। कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रमिक पूंजी पैदा करते हैं जो कि व्यावसायिक समूहों के व्यक्तियों के द्वारा ले लिया जाता है, क्योंकि पूंजीवादियों का उत्पादन की शक्तियों पर नियंत्रण होता है। इस प्रकार पूंजीवादी समाज में प्राइवेट संपत्ति के आधार पर श्रमिकों का शोषण जारी रहता है। प्राइवेट संपत्ति ही वर्ग संघर्ष का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के विभिन्न समूह का श्रेष्ठता हेयता स्तरों में बढ़ जाने की प्रक्रिया को कहते हैं? सामाजिक विभेदीकरण,
सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक उच्च विकास, सामाजिक विघटन। श्रेष्ठता और हेयता के स्तरों में बढ़ जाने की प्रक्रिया को ऑप्शन सेकंड सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने कहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों को थोड़े बहुत अस्थायी परिस्थितियों के उच्चता एवं निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है उसे स्थिरीकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में कौन 427 मान्यता प्राप्त समूह है? अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग, उच्च जातियां। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित जनजातियों से तात्पर्य है उन जनजातियों से है जिनका नाम संविधान की अनुसूची में दिया गया है। इनको अनुसूचित करने का मुख्य उद्देश्य इनका सामाजिक विकास एवं उत्थान करना है। 1950 में अनुसूचित की गई जनजातियों की संख्या मात्र 212 थी जो 1971 में बढ़कर 427 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया? घुरिये ने, मजूमदार ने, एन.के. बोस ने, बेरियर एल्विन ने। किसने राष्ट्रीय उपवन का सुझाव दिया? राइट आंसर है ऑप्शन 4 बेरियर एल्विन। ये जनजातियों के अध्ययन से संबंधित हैं। इन्होंने इनके विकास के लिए राष्ट्रीय उपवन का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान की कौन सी धारा अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति को विशेष स्थिति प्रदान करती है? धारा 46, धारा 330, धारा 332, उपरोक्त सभी। कौन सी धारा अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति को विशेष स्थिति प्रदान करती है? तो ऑप्शन 4 ये राइट आंसर। उपरोक्त सभी धारा संविधान की धारा 46 में राज्य जनता के दुर्बल वर्गों की विशिष्टता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करती है और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करती है। और धारा 330 का संबंध लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों से है। और धारा 332 में का संबंध राज्यों की विधानसभाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैलिनोवस्की के अनुसार जादुई विश्वास निम्नलिखित स्थितियों में उत्पन्न होता है? अनिश्चितताओं पर नियंत्रण पाने के लिए, विश्वास में वृद्धि करने के लिए, चिंताएं कम करने के लिए, उपरोक्त सभी स्थितियों में। मैलिनोवस्की के अनुसार जादुई विश्वास किन निम्नलिखित स्थितियों से उत्पन्न होता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट अनिश्चितताओं पर नियंत्रण पाने के लिए। मैलिनोवस्की के अनुसार जब मनुष्य इच्छानुकूल परिणाम को पाने के लिए या अनिश्चितताओं पर नियंत्रण पाने के लिए कोई अन्य साधन नहीं पाता है तो जादू द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। जादू की शक्ति से देवी देवता एवं अलौकिक शक्ति को नियंत्रित करता है और धर्म के द्वारा उन्हें प्रार्थना और उपहार से प्रसन्न, और धर्म में ये जादू में होता है ये सब, लेकिन धर्म में प्रार्थना और उपहार से प्रसन्न किया जाता है ईश्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जनजाति की देशीय संस्कृति का पुनः प्रचलन कहलाता है। देशीयता
संस्कृति ग्रहण, आत्मसात करण, समायोजन। एक जनजाति की संस्कृति का पुनः प्रचलन। पुनः प्रचलन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, देशीयता। किसी जनजाति द्वारा देशी संस्कृति का पुनः प्रचलन देशीयता कहलाता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आप सबको क्लास पसंद आ रही है। थैंक यू।